महाराणा श्री जी विश्वनाथ सिंह जी के निर्देशानुसार बीएन संस्थान के अंदर जो भी विषय चल रहे हैं, लंबे चौड़े विषय हैं, उनको लेकर एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जो इसका संचालन निर्धारित करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये विषय और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों हुई, वो हम सभी, क्योंकि उदयपुर के जागरूक पत्रकार भी हैं और नागरिक भी हैं। कुछ बातें ऐसी हो गई है जो बीएन संस्थान से भी ऊपर निकल चुकी है, और जो फैक्ट्स हैं कि ऐसा कदम आखिर महाराणा साहब को क्यों उठाना पड़ा। 100 साल की संस्था, 104 साल की जो संस्था है वो निरंतर चल रही थी, और ऐसा क्या हुआ, उस विषय पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन आदरणीय युवराज सिंह जी हैं, वो भी विषय रखेंगे। उससे पहले हमारे लीगल जो सेल देख रहे हैं आदरणीय कछावा साहब हैं, तो जितना भी फैक्ट्स हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ, किस कारण से हुआ, क्या हुआ, क्या क्या नोटिस दिए, उसका जवाब आया नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कछावा साहब से कि वो आपको इनिशियली एक बार पूरी की पूरी इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं एडवोकेट नरेंद्र सिंह कच्छावा। अभी जो वाकया आप लोग जो काफ़ी टाइम से कवरेज कर रहे हैं, एक्चुअली विद्या प्रचारिणी सभा जो है काफ़ी लंबे अरसे से संचालित हो रही है। इस विद्या प्रचारिणी सभा का एक संविधान बना हुआ है। उस संविधान के तहत जो भी इस मेवाड़ के महाराणा साहब होते हैं, श्री जी हजूर महाराणा जो भी होते हैं, वो इसके प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष की हैसियत रखते हैं। चूँकि लंबे समय से यहाँ पर अनियमितताएं हो रही थी और बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए और कुछ इस प्रकार के केवल अपने ही परिवारजन के लोगों को सदस्य बनाया जाना, करीब 20-20, 25-25, 30 सालों से लोगों ने वहाँ पर अपना एप्लीकेशन पुटअप कर रखी है कि साहब हमको भी मेंबर बनाया जाए, लेकिन कार्यकारिणी द्वारा उसको मेंबर्स नहीं बनाया जा रहा है। और मीनवाइल 2025 में, फरवरी 2025 में इस प्रकार का एक घटनाक्रम समझ में आया सभी को कि साहब 54 मेंबर्स कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए हैं, और वो बड़ा विचारणीय बिंदु है कि इस पूरे संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं कर रखी कि भाई आपके मेंबर्स कैसे बनेंगे। केवल ये एडॉप्ट कर रखा है कि कोई भी सभा का सदस्य किसी के लिए भी प्रपोजल देता है कि साहब इसको मेंबर बनाया जाए, और जो कार्यकारिणी होगी वो उसको रिकमेंडेड जो करेगी कार्यकारिणी, वही फाइनल है। तो विदाउट परमिशन कार्यकारिणी के कोई भी व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता। तो कार्यकारिणी ने इस प्रकार का काम किया कि भाई जो 7 तो वहाँ पे पद हैं और 13 उसके सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्यों को मिलकर कार्यकारिणी बनती है। तो सभी से कह दिया कि 2-2 जगह आप अपने लिफाफे में नाम दे दीजिए। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने नाम दे दिए, 2-2, 40 मेंबर्स होते हैं। लेकिन बाद में जाके क्या पता किनको अप्लाइज करना था उनको या क्या करना था, 14 मेंबर्स को उन्होंने और जोड़ दिया, और 54 मेंबर्स का एक हाउस में रखते हुए 54 सदस्यों को हमने सदस्य बना दिया है। तो जब उसी कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दरियाव सिंह जी चुंडावत और 2 कार्यकारिणी के और सदस्य, ये द्वारा ये आपत्ति ली गई भी ऐसी तो हमें हमारी जानकारी में नहीं था, और ऐसी मीटिंग जब हुई है हम उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। ये आपने 40 के बाद 14 मेंबर जोड़ते हैं, 54 कैसे करते। तो ये एक मैटर जब वहाँ उठा तो उसको लेकर एक दावा सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर के न्यायालय में गया,
और वहां पर उस दावे के अंतर्गत महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ को भी डिफेंडेंट नंबर 2 के रूप में पार्टी इम्प्लीट किया गया। दावा चला, दावे के साथ में टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है वो मूव हुई। ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने उस टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन के आधार पर सभी एप्लीकेंट अपील लेकर डीजे कोर्ट में गए। डीजे कोर्ट से वो ऑर्डर सुनवाई के लिए एडीजे 3 में ट्रांसफर हुआ और एडीजे नंबर 3 ने उस यही अपील को डिसाइड करते हुए ये क्लियर किया, क्योंकि इस संस्थान के अध्यक्ष जो हैं, जो महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ हैं, जो डिफेंड नंबर 2 के रूप में यहाँ पर पार्टी है, उनको उन्होंने लिबर्टी देते हुए ये ऑर्डर पास किया कि संस्था के हित में वो जो चाहे जो निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ये आदेश पारित किया और उस आदेश के बाद में जो आदेश 12 फरवरी 2026 को आया, उसके बाद महाराणा विश्वनाथ सिंह जी ने 12 फरवरी 2026 को ही एक आदेश पारित करते हुए कि साहब आप ये जो अपकमिंग डेज जो आने वाला नेक्स्ट डे है 13 फेब को जो सभा आयोजित होने वाली है, विद्या प्रचारिणी की सभा, और जो इलेक्शन होने वाले हैं, उनको अभी तक आप आगे की स्थिति तक ऐसे इलेक्शन को होल्ड कर दें, सभा स्थगित कर दें। उसका रीजन जो बड़ा था वो ये था कि महाराणा विश्वनाथ सिंह जी ने इस दावे से पहले ही सितंबर 2025 में जब उनके पास शिकायतें आ रही थी यहाँ की संस्थान की, तो उन्होंने कहा भाई आप ऑडिट कर लें। एक्सटर्नल ऑडिट के लिए उन्होंने लेटर दे दिया था संस्थान को, लेकिन विद्या प्रचारिणी सभा की जो कार्यकारिणी है, जिसमें सचिव, एमडी, इनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं, कोई इस लेटर का जवाब नहीं। उसके बाद अक्टूबर 2025 में महाराणा विश्वनाथ सिंह जी ने वापस एक रिमाइंडर दिया कि साहब आपने मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया और आप एक्सटर्नल ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहते, उसका भी कोई जवाब नहीं। दोनों लेटर के बाद में जब ये कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, तो महाराणा विश्वनाथ सिंह जी ने ये एक्शन लेते हुए कि साहब आप एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं और अनियमितताएं क्या है क्या नहीं है उसको मुझे देखना है, उसके बाद इस संस्था हित में आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एमडी और सेक्रेटरी और विशेष तौर से जो सचिव है यहाँ, उन्होंने उसको अलग तरीके से लिया कि महाराणा साहब द्वारा इसको रोका जा रहा है, चुनाव नहीं कराया जा रहा है। हमारी मंशा, मैं महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ की तरफ से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराणा विश्वनाथ सिंह जी की मंशा कहीं भी चुनाव रोकने की नहीं। इस संस्था का हित उनके लिए सर्वोपरि है और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ में ऑडिट होवे और ऑडिट होने के बाद जो भी चीज़ निकल के आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। न तो वो किसी कार्यकारिणी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ना ही किसी सभा के सदस्यों के आधार पर कोई काम कर रहे हैं। वो अपने निजी विवेक से और संस्था के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष होने की हैसियत से काम कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि संस्था का हित बना रहे और जो भी ऑडिट में निकल के आएगा उस ऑडिट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। चुनाव रोकना या चुनाव रोकने की मंशा उनकी नहीं है। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता लगा होगा कि उन्होंने 12 अप्रैल को, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, 12 फरवरी को जो ऑर्डर पास किया उन्होंने, उसमें 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी। उस 3 सदस्यीय कमेटी में एक अधिवक्ता के रूप में मैं सम्मिलित था, युवराज सिंह जी जाला जो आप मेरे पास विराजे हुए हैं, और एक बलवंत सिंह जी शीश भी करके, हम तीनों ने वहाँ पर लगभग 2 माह तक उस समिति के रूप में काम किया। लेकिन जो कार्यकारिणी है, पूर्व कार्यकारिणी का इतना असहयोग रहा है कि उन्होंने किसी भी रूप में न तो महाराणा साहब के आदेश को मानने की कोशिश की, न उसकी पालना के रूप में सहयोग किया। मीनवाइल हमने वहाँ पर ऑडिट शुरू करवा दी और 5 मार्च 2026 से वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट श्रीमान TR अग्रवाल साहब के निर्देशन में उनकी टीम कर रही है। हम लोगों ने कमेटी मेंबर्स ने पूरा प्रयास किया और हमारा प्रयास ये था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये ऑडिट हो जाए और ऑडिट प्रारंभ भी हो गई। लेकिन नियर अबाउट 1 महीना 1.5 महीना तक ऑडिट चली, लेकिन कभी दस्तावेज उपलब्ध कराना, कभी नहीं कराना, कभी कोऑपरेट नहीं करना, कभी उनके व्यक्तिगत कारणों से आना नहीं, या कभी अनावश्यक बिना किसी कारण की संस्था में छुट्टी कर देना। इस प्रकार का वर्जन पूर्व कार्यकारिणी का रहा। और जो मिस्टर TR अग्रवाल है, उन्होंने ऑडिट के दौरान लगभग 60 मेमो जारी कर दिए
उन मेमोज में से एक को भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर न तो स्वीकार किया और ना ही उन मेमो का कोई जवाब दिया। और उसके साथ ही जब रेगुलरली उनसे कहा गया कि आप ऑडिट में सहयोग करिए, मेमोज का जवाब दीजिए, लेकिन सचिव महोदय, एमडी जो भी है पूर्व कार्यकारिणी, उनका एक ऐसा रवैया रहा है कि उन्होंने कहीं पर भी सहयोग नहीं किया और कुछ हद तक पूर्व समिति थी, 3 सदस्य समिति, उनके साथ भी मिसबिहेव किया। तो मिसबिहेव और ये सब चीज़ें देखने के बाद महाराज साहब को लगा कि ऑडिट तभी हो सकती है जब वहाँ पर उनको रिप्लेस कर दिया जाए, एक नई एडहॉक कमेटी बनाई जाए, ताकि वो कम से कम दस्तावेज तो उपलब्ध हो और ऑडिट अच्छे से हो पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए श्री हजूर महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ ने दिनांक 12 अप्रैल 2026 को एक एडहॉक कमेटी का गठन किया। वो एडहॉक कमेटी जो है 11 सदस्यों की, उसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पर जो आपको दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, उन दस्तावेजों अगर आप देखें तो जो वीपी सभा है उस सभा के ही सारे सदस्यों को उन्होंने उसमें रखा है। 10 के 10 व्यक्ति उस सभा में वही सदस्य हैं, वही व्यक्ति उस कमेटी के मेंबर हैं जो उस वीपी सभा के सदस्य, कोई बाहर का व्यक्ति कोई भी नहीं। केवल एकमात्र एज एन एडवोकेट प्रोफेशनल कैपेसिटी में विश्वनाथ सिंह जी ने मेरा नाम उसमें इंक्लूड किया और स्पेसिफाइड किया कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहेंगे, इस रीजन से ये मैं इनको आप इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो 11 सदस्यों की कमेटी भी वो है ताकि घर की बात घर में रहे और कोई विवाद ना हो और अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हो सके। लेकिन चूंकि या तो वो पद नहीं छोड़ना चाहते हैं या उनमें क्या पता क्या भावना है, जो पूर्व कार्यकारिणी की तरफ से अभी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका उनके द्वारा दायर कर दी गई और रिट याचिका में जो ग्राउंड लिया गया वो ग्राउंड ये है कि साहब एडीजे 3 न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर को हम पार्टली तो मानते हैं लेकिन पार्टली ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक्सेप्टेशन इस बात का है कि साहब पैरा नंबर 11 जो ऑर्डर का अगर आप लोगों के पास आएगा आप लोग देखिएगा उसको कि पैरा नंबर 11 में महाराणा साहब को स्वतंत्रता दे दी है जो बियॉन्ड जुडिक्शन है कोर्ट की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जो वीपी सभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं दे रखा है, इसलिए आपने जो ऑर्डर पास किया वो गलत किया। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा ऑर्डर 12 फरवरी 2026 को पारित था। आज 2 महीने तक तो उन्होंने कभी भी इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। महाराणा साहब द्वारा ऑडिट के लिए लिखा गया तो उन्होंने स्वीकार किया, महाराणा साहब ने 3 सदस्यों की कमेटी बनी तो उन्होंने स्वीकार किया। और अचानक जब एडहॉक कमेटी का निर्माण हुआ और एक रिप्लेसमेंट की बात आई तो उनको लगा कि तो हमको हटाया जा रहा है यहाँ से, जो एक उनकी गलत सोच है। क्योंकि अगर वो हटने वाली बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं 12 फरवरी 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वैसे भी वो उस कार्यकारिणी का कोई वजूद नहीं रहा है, केवल आउटगोइंग कार्यकारिणी के रूप में उनका नाम है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की मंशा रखते हैं तो वो काम नहीं करना देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 13 फरवरी से जब हमारे इस एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन हैं श्रीमान युवराज सिंह जाला साहब व्यक्तिशः उपस्थित हुए, उनको समझाया गया, भाई हैंड उनको लेटर दिया गया, महाराणा साहब का ये आपको लेटर है, एडहॉक कमेटी अब काम करेगी, लेकिन उसको भी डिनाई कर गए वो कि साहब ऐसा कोई लेटर हमको मिला ही नहीं। अगर आपको ऐसा लेटर मिला ही नहीं और आपने 13 अप्रैल को ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर दी, और क्योंकि लीगल एस्पेक्ट से मैं उस रिट याचिका को देखता हूं तो उसमें इस एडहॉक कमेटी को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। उन्होंने चैलेंज किया है 12 फरवरी के जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया। तो मेरा ये कहना है कि उनको केवल अब डर ये भय ये सता रहा है कि एडहॉक कमेटी चार्ज ले लेगी, हमको हटा दिया जाएगा, ये इस प्रकार की मंशा है। और उसको लेकर 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के बाद से 15 अप्रैल, 16, 17 और आज 18 4 दिन से कार्यालय पे ताले हैं। एमडी सेक्रेटरी के जो है पूरे सभी मैनेजमेंट ऑफिस पे उन्होंने ताले लगा दिए हैं और कोई भी ऐसा लीगल रीजन नहीं बता रहे कि किस वजह से वहाँ ताले लगे। प्रशासन से भी हमने रिक्वेस्ट करी, प्रशासन के द्वारा भी 13 अप्रैल के बाद में जब हमने संपर्क किया तो 14 अप्रैल को ही उन्होंने हमारे पक्ष में ऑर्डर पारित कर दिया। एडीएम सिटी द्वारा लिखा गया कि एडहॉक कमेटी 15 अप्रैल को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते हुए काम करेगी तो इनको पुलिस जाब्ता मुहैया कराया गया। हम न जाने क्यों, मुझे पता नहीं, नेक्स्ट डे से ही
जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसकी सिचुएशन के बाद दिन में क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आया कि प्रशासन ने भी अपना पाला पलट लिया या क्या किया, उन्होंने केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात कहकर कि साहब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बिगड़ सकता है, इसलिए हम वहाँ पे पुलिस जाब्ते की बात करेंगे, हमको जो कब्जा देना था या हमको वहाँ पर बैठ के कार्यभार ग्रहण करवाना था या हमको काम करने के लिए उनको मदद करनी थी, वो उन्होंने नहीं किया। और अभी पिछले 4 दिन से पूरे कमेटी मेंबर और साथ में जो हमारे विधि सभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा वहाँ बैठकर इतना प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये ताले खोले, कम से कम इस संस्थान का काम चले। डे टू डे जो काम है वो सारे काम सफल हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 दिन से रेगुलर देख रहा हूँ संस्थान में जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे बीएड स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सभी चालू हैं, सभी चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन केवल इंस्टीट्यूशन चालू है, मैनेजमेंट ऑफिस को उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरा आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अनावश्यक तौर पे इसको गतिरोध बढ़ाया जा रहा है और निरंतर तौर पर केवल ऑडिट से बचने के लिए, और ऑडिट नहीं हो और अगर ऑडिट होती है, पूर्ण होती है, तो जरूर उसमें कोई न कोई बड़ी गड़बड़ी निकल के आएंगी और उन गड़बड़ियों से हो सकता है कि उनको उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा, इससे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो ऑडिट नहीं कराना चाहते। लास्ट में एक बात और कहूँगा मैं, ऑडिट अभी तक की जो ऑडिट हुई है उसकी एक इंट्रीम रिपोर्ट मिस्टर TR अग्रवाल द्वारा बनाई गई है और उसमें बहुत सी अनियमितताएं उजागर हुई है उनकी, तो जो निकल के आई हैं वो आप लोगों को उसकी कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी। हिट में इन्होंने कहा कि हम पार्शली मानते हैं महाराणा साहब के ऑर्डर को, तो जो पार्शली नहीं मानते उसके पीछे बेस क्या दिया उन्होंने? देखिए सर, मेरा ये कहना है, जो ADG 3 ने जो ऑर्डर किया है उसमें ये था कि जो TI की जो एप्लीकेशन वो ये था 54 मेंबर्स जो हैं वो गलत बनाए गए हैं। इन मेंबर्स को जो बनाने की प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है वो प्रक्रिया गलत है, इन मेंबर्स को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाए, इस प्रकार की बात को न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि साहब हम आपकी TI स्वीकार नहीं करेंगे। केवल 3 आदमी की गड़बड़ियां आप जिनकी शिकायत कर रहे हो कि कार्यकारिणी के 3 व्यक्तियों के द्वारा अनियमितताएं की जा रही है और गलत तरीके से उनको मेंबर्स बनाया गया है, केवल इस आधार पे हम उनको उनके अधिकारों को नहीं रोक सकते हैं। 54 सदस्य अपने वोट देंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक उन्होंने उनकी TI को खारिज किया, वो उनके फेवर का ऑर्डर है, इसलिए वो मानने को तैयार है। साइमल्टेनियसली ADG नंबर 3 कोर्ट ने ये कहा, पैरा नंबर 11 है उसमें ये कहा कि क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ के सामने अगर कोई ऐसे बिंदु आते हैं तो वो विधि सम्मत संविधान के अनुरूप कोई भी निर्णय लेने के स्वतंत्र है, वो चाहे जो निर्णय ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अब वो ये कहना चाहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, संविधान से परे है। 1 नंबर 2 ADG 3 ने अपने जुडिक्शन से परे जाकर ऑर्डर पास किया है, क्योंकि उन्होंने रिलीफ मांगी नहीं इस चीज की। जो दावा लेके आए हैं उन्होंने ऐसी कोई रिलीफ नहीं मांगी, आपने उनको ये रिलीफ दी। इन 2 पॉइंट के आधार पर ही उन्होंने रिट फाइल की है, न कि एडॉक कमेटी के लिए कि एडॉक कमेटी हो गई है, ऐसा कोई विवरण नहीं। अच्छा, इंट्रीम ऑर्डर में मोटा अनियमितताएं कितनी सामने आई है अगर नट सेल में पूछे? देखिए सर, अनियमितता के लिए रिपोर्ट मेरे हमारे साथी जो हैं वो आपको भी पढ़ के सुना देंगे। आप लीगल एस्पेक्ट पे और भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वो आप मेरे से पूछ। आपसे मेरा सवाल है, कल मैंने रवि मल्होत्रा की रिपोर्ट देखी थी जी, कल आपसे बात हुई थी रवि की, और जी, जी। तो उसमें 2-3 बातें आई थी। एक तो उन्होंने युवराज झाला साहब से पूछा था कि कुछ जो सील को लेकर बंधे हैं, सील को लेकर के बात की, तो वो पॉइंट है। दूसरा, इस केस के अंदर आपसे मैंने इंटरव्यू किया था लक्ष्मण सिंह जी की प्रॉपर्टीज और इनके उसकी भी झलक कहीं ना कहीं। सर ये मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकारों से 1 मिनट में पहले क्लियर कर देता हूँ, सभी पत्रकारों से, सभी मीडिया भाइयों बहनों से, सर ये उस मुद्दे को इस मुद्दे से नहीं जोड़ा जाए, वो अलग है, वो उनका परिवार का मसला है। यहाँ एक संस्था के हिसाब से ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है मेरा ये। 2019 की सदन की कार्रवाई का ये डॉक्यूमेंट, इसमें क्लियर लिखा है विद्या प्रचारिणी सभा का विशेष अधिवेशन शनिवार 13 जुलाई 2019 को प्रातः 11 बजे
प्रताप सभागार गोपाल नोबल स्कूल भवन में सभा के अध्यक्ष श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन में सभा के 147 सदस्यों ने भाग लिया। ये पूरी उन्हीं की छपी हुई बुकलेट है। इसमें स्वयं ये लिखा हुआ है कि किसने अध्यक्षता की। तो आज वो कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं है, ये सरासर झूठ है। नमस्कार। जैसा कि अभी वकील साहब ने आपको बताया, ब्रीफ सारा कर दिया इन्होंने। अब ये जो ऑडिट वाली बात है या जो आज सारी ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वो सारे घटनाक्रम जो हो रहे हैं, आज महाराणा साहब को अध्यक्ष नहीं मानना, महाराणा साहब के अधिकारों को चैलेंज करना, उन सब के पीछे एकमात्र और सबसे बड़ा कारण तो और भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 20-25 सालों में इस संस्थान में बहुत सारे वित्तीय घोटाले हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं। और जब भी हमने सदन में ये प्रश्न उठाए, जब भी हमने कार्यकारिणी में ये प्रश्न उठाए, तो सीधा सा उनका जवाब होता था कि आप सबूत लाओ, बिना सबूत के आप कैसे कह सकते हो। तब हमने एक प्रस्ताव रखा कि एक्सटर्नल ऑडिट करवा दी जाए, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो होती है वो आप सब लोग परिचित होंगे, जानते होंगे कि इंटरनल ऑडिट जो होती है वो मेरा ही सीए करता है। और एक ऑडिट, क्योंकि आईटीआर सबमिट करने के लिए ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं और मेरा सीए आमने सामने बैठ जाते हैं और जो भी खर्चे एडजस्ट करने होते हैं वो कर लेते हैं, तो उससे पारदर्शिता नहीं आती है। तो हमने ये प्रस्ताव रखा कि एक्सटर्नल ऑडिट करवाई जाए। 2017 में लेट श्री जी महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने भी एक ऑडिट टीम बिठाई थी। जब उनके पास में भी ये सारी शिकायतें गई तो उन्होंने भी एक ऑडिट टीम बिठाई और उनको भेजा। उसमें आप वकील साहब कच्छावा साहब स्वयं भी एक सदस्य थे। उस वक्त बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं किया गया, रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं करवाए गए। अब आप ध्यान से दीजिएगा, कहते हैं कि हम ऑडिट करवा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ऑडिटर को बिल्कुल दिए ही नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में 2020 से 23 तक हमारी कार्यकारिणी थी, मैं उसमें कार्यकारिणी सदस्य था, एग्जीक्यूटिव मेंबर था। हमने सर्वसम्मति से पूरी एग्जीक्यूटिव में, जिसमें हमारे सचिव महोदय भी थे और जो अभी हमारे प्रबंध निदेशक हैं वो भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी और पूरी कार्यकारिणी थी, उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया था कि संस्था की एक्सटर्नल ऑडिट करवानी चाहिए। और उसके लिए, क्योंकि हमारे विधान में एक प्रोविज़न है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपाध्यक्ष होता है, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे, वो बाहरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट या अकाउंट्स की जांच करवाने का उसको अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत उस वक्त भगवत सिंह जी नेतावल उपाध्यक्ष थे और उन्होंने एक ऑडिट कमेटी बिठाई, ऑडिटर्स बिठाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम को। पहले ये था कि यूनिवर्सिटी और बीच में थोड़े से ये गिरफ्ट चले थे, यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट का, वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो हमने कहा कि पहले यूनिवर्सिटी की ऑडिट करवा ली जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2015 में और 2016 से एग्जिस्टेंस में आई, तो 2016 से लेकर 2022 तक के ऑडिट यूनिवर्सिटी की करवा ली जाए। और उसके बाद में हमारी विद्या प्रचारणी सभा के जो हमारी स्पॉन्सर बॉडी है उसकी ऑडिट करवा ली जाए। यूनिवर्सिटी की ऑडिटर ने कंप्लीट कर दी, उनको जो सहयोग चाहिए था वो सारा सहयोग उपलब्ध करवाया गया। उसमें कुछ छोटे मोटे जो ऑडिट के पैरा बने या जो अनियमितताएं पकड़ी गई थी वो डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन जब वही टीम, ऑडिटर की टीम अंदर मैनेजमेंट ऑफिस में गई, विद्या प्रचारणी सभा के मैनेजमेंट ऑफिस में, तो वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार करके और उनको भगा दिया गया। ये आपको बता रहा हूँ मैं 2017 की ऑडिट, 2020-23 की ऑडिट और उसके बाद में पिछले साल जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, जिनको अधिकार है खातों की जांच करवाने का और ऑडिटर बिठाने का, उन्होंने वर्तमान हमारे जो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं श्री जी महाराणा साहब विश्वनाथ सिंह जी को, उनको निवेदन किया कि ऑडिट तो करवाई जाए, क्योंकि बार बार क्यों ऑडिट को रोका जा रहा है। तो उस बेस पर उनको अधिकृत किया उपाध्यक्ष महोदय को और उन्होंने एक पत्र जारी किया
की एक्सटर्नल ऑडिट, और उसमें एक कमेटी बनाई गई। उसमें TR अग्रवाल साहब थे और उनके साथ में 2 मेंबर्स को और जोड़ करके, और वो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए कमेटी बनाई गई। लेकिन उनसे भी कोई सहयोग नहीं किया गया और ऐसे अनर्गल आरोप उनके ऊपर लगाए गए। वो टीम भी ऑडिट नहीं कर पाई। अब आप सीक्वेंस देखिए, 2017 से लेकर के और कितनी बार ऑडिट करवाने के प्रयास हो गए, और अभी वर्तमान में भी जब 12 फरवरी को महाराणा साहब के आदेश से हमारा जो सदन है वो स्थगित हुआ, 13 फरवरी को इलेक्शन स्थगित हुए, सदन स्थगित हुआ, उसके बाद में 3 लोगों की एक एडॉक कमेटी बनाई, और महाराणा साहब ने बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए और इम्पार्शियल होते हुए उन्होंने जो निवर्तमान कार्य समिति थी उन्हीं को उन्होंने अधिकृत किया कि भाई डे टू डे वर्क आप करोगे, लेकिन आपके साथ में आपके समन्वय के लिए और कोई भी डिसीजन लेने के लिए 3 मेंबर्स की एक एडॉक कमेटी बना दी, जिसके चेयरमैन आप डॉक्टर युवराज सिंह जी झाला साहब, एडवोकेट नरेंद्र सिंह जी और एक बलवंत सिंह जी सीसवी, और उन दोनों के। लेकिन हुआ ये कि डे टू डे वर्क तो वो छोड़िए, किसी भी तरह से आप लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ऑडिट टीम लगभग 2 महीने से अपॉइंट हो रखी है, मुश्किल से 10 या 15 कार्य दिवस उनको उपलब्ध करवाए गए, और उसमें भी उनको जानकारियां नहीं दी जा रही है। उनको अकाउंट्स, खाते वगैरह जो भी है वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। उसमें भी टालम टोल, अलग अलग तरह के बहाने। और 2017 की ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो उसमें वकील साहब भी थे और एक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास में है। 2020 से 23 की कार्यकारिणी और यूनिवर्सिटी की ऑडिट वो भी हमारे पास में है। और अभी जो ये TR अग्रवाल साहब जो कर रहे हैं ऑडिट, उसकी भी उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट की, जब इतना परेशान होकर के कि हमें कुछ उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, तो एक इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने ये उपलब्ध करवाई है। इसमें आप देख सकेंगे कि वित्तीय नियमितताओं का भी उन्होंने, और अभी तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की ऑडिट हो रही है। सबसे बड़ा जो हम मांग कर रहे हैं या कर रहे थे कि विद्या प्रचारणी सभा के खातों की जांच होनी चाहिए, विद्या प्रचारणी सभा के उसकी ऑडिट होनी चाहिए। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हम जो है बार बार मांग कर रहे थे? पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, 1923 में जब ये संस्था शुरू हुई थी तो 4 विद्यार्थी और 2 या 3 अध्यापक उनके साथ में शुरू हुई थी, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज इस संस्था ने इतना विशाल रूप ले लिया। जो अभी वाली बैलेंस शीट तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बैलेंस शीट तो आती नहीं है, खाली ये तो लगभग 130 करोड़ रुपए का टर्नओवर या 130 करोड़ रुपए का संस्था का टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब फीस आती है, खर्चे होते हैं और इस तरह के सारे, क्योंकि ये कोई व्यापारिक संस्थान तो है नहीं, लेकिन जो 130 करोड़ रुपए का लगभग बताया गया। उस वक्त हमने प्रस्ताव रखा कि अब इतनी बड़ी संस्था हो गई है तो हमारी एक तो अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो प्रोसेस से सिस्टम से अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब आप देखिए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब तो AI के ज़माने में पहुँच गए हैं। अभी संस्था को खातों को लेकर के कंप्यूटर तक नहीं है, सारा अभी भी हाथ से लिखा जाता है। मेरे ख्याल से एक छोटा से छोटा दुकानदार भी होगा, वो भी अपने खातों को जो है ऑर्गेनाइज करता है और कंप्यूटराइज करता है। कोई सिस्टम नहीं है अकाउंट्स मेंटेन करने का। तो ये सारी चीज़ें आई। उसके अलावा हमारे जो प्रबंध निदेशक महोदय थे 2017 में, 2017 से लेकर के और 2020 तक, उन्होंने अपनी सैलरी 3 साल की, पूरा जो 3 साल का टर्म था, जिस दिन आखिरी दिन था उसके नेक्स्ट डे चुनाव होने वाले थे, उस दिन अपने स्वयं के सिग्नेचर से, तो आप देखिए ये जहाँ कहते हैं ना कि हम एक शिक्षण संस्थान में हैं, शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी हैं, तो नैतिकता भी होनी चाहिए। उस नैतिकता को ताक में रख करके हमारे यहाँ एक प्रावधान है कि बैंक में जो सिग्नेचर होते हैं वो 3 में से कोई 2 व्यक्ति करते हैं, और 3 व्यक्तियों को जिनको अधिकार मिला हुआ है वो है मंत्री, उप मंत्री यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और वित्त मंत्री। और उसमें वित्त मंत्री के सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि वित्तीय लेन देन जो है सारा वो उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो वित्त मंत्री के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए चेक के ऊपर। जिस दिन उन्होंने प्रबंध निदेशक महोदय ने 3 साल की सैलरी उठाई, उस दिन
हमारे वित्त मंत्री महोदय ने लगभग 20-25 चेक साइन किए थे। आरोप लगाते हैं ये कि उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए उनके एब्सेंस में हम कर देते हैं। तो वो भी प्रूफ है कि उन्होंने 20 से 25 स्कॉलरशिप के चेक 35 तो करीब 35 चेक उन्होंने उस दिन साइन किए थे। और जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उनकी सैलरी का चेक उनके सामने रखा ही नहीं गया। उसके बाद में उसके ऊपर मंत्री और उप मंत्री यानी प्रबंध निदेशक, जिन्होंने खुद ने सैलरी ली, 3 साल की सैलरी एक साथ उन्होंने ले ली। अब आप ये बताइए, आपसे ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वित्तीय अनियमितता है या नहीं है। जिनको आपने कस्टोडियन बना रखा है, जिनको आपने खजाना सौंप रखा है, और वही इस तरह के काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बार बार मांग की कि एक्सटर्नल ऑडिट होनी चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिट में चीज़ें बाहर निकल करके आएगी। और उसके अलावा ऑडिट इसलिए भी ज़रूरी है कि संस्था, क्योंकि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हिसाब से चलनी चाहिए। अब आपने जो भर्तियाँ की, उसमें आपने नियमों की पालना नहीं की। जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, उनको प्रमोशन नहीं दे करके, और अपने भाई भतीजों या जो भी उस हिसाब से आपने प्रमोशंस दिए। तो ये सारी चीज़ें, प्लस संविधान सबसे बड़ा, जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। जो हमारा ओरिजिनल जो संविधान है उसमें ये था कि कार्यकारिणी की जो भी मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा, उसको पहले हमारे प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष को उनको सूचित किया जाएगा, और उनकी स्वीकृति के बाद में ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो सारी शक्तियाँ संविधान में से धीरे धीरे सब कुछ हटा दिया। तो इसलिए भी ये ऑडिट ज़रूरी है। और मैं ये विशेष रूप से हमारे जो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं महाराणा विश्वराज सिंह जी, इनके लिए आपको ज़रूर कहूँगा कि इतने ही इम्पार्शियल हैं। किसी को भी, जैसे हम लोग जाते थे तो हम जब रिक्वेस्ट करते थे तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, और बिल्कुल इम्पार्शियल वे में वो ऑडिट करवाने के लिए इन्होंने जब 12 फरवरी 2026 को कार्य समिति के चुनाव रोके और स्थगन किया उसका सदन का, फिर भी इन्होंने जो निवर्तमान कार्य समिति थी उन्हीं को अधिकार दिया कि भाई आप ही की देखरेख में आप ऑडिट करवाएं, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि दूसरे लोगों को बिठा करके और अकाउंट्स में पता नहीं क्या वो किए होंगे। और 2 महीने तक पेशेंस रखा। रिमाइंडर है, 12 फरवरी का लेटर है, 15 फरवरी का लेटर है, 30 मार्च का लेटर है। ऑडिटर बराबर कह रहे थे कि हमें ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। तब जा करके एक ये निर्णय लिया गया कि अब इनको बोले कि भाई आप लोग अब नई एडॉक कमेटी को इनको चार्ज दे दो, और इनके उसमें जो भी डे टू डे वर्क और ये ऑडिट होगी। तो ऑडिट की वजह से ही आज उन्होंने चैलेंज कर दिया हमारे जो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष महोदय हैं, उनके सारी शक्तियों को, उनके पावर को। और जो आप 42वें संशोधन की बात कर रहे हैं, तो खैर इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर एक ये हमारी परंपरा है महाराणा साहब, और हम कहते हैं अब संविधान में जो है वो ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। तो उस परंपरा, लेकिन आज इतने सालों में आपने हमेशा ये, आप ये देखिए, ये अभी 2026 की है। अब इसमें किसका फोटो छाप रखा है और किसके लिए लिखा हुआ आप देखिए। श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ प्रधान संरक्षक एवं अध्यक्ष, और यहाँ साइन किसके हैं? हमारे मंत्री महोदय के, जिन्होंने अभी आपको सबको 42वें संविधान का और कोर्ट में जाकर के जो अपने जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में लाने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह का, और इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी रेपुटेशन इस संस्था की, और उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं। तो इस पारदर्शिता के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में पूरे ये यूनिवर्सिटी और सारे इसकी इकाइयाँ चले, उसके लिए और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। उस बेस पर हम अपना जो भी महाराणा साहब के द्वारा दिया गया कार्य था, उस कार्य को करने के लिए हम वहाँ थे।
अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम सभी यहीं के हैं, विषय अब सिर्फ बीएन का नहीं रहा है। आपने जो सीधा क्वेश्चन किया ना 42, अब ये 42 की बात आती है। इसका मतलब ये है कि चर्चाएं सभी तरीके के चल रही है और उन चर्चाओं को जन्म किसने दिया उस पर बात करते हैं। आप सभी यहीं के हैं या बाहर के हैं, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि ये जो गद्दी है महाराणा की, ये बप्पा रावल से जो चल रहा है ना, आज दिन तक अनवरत है और महाराणा प्रताप से लगा के अभी तक हम महाराणा कहते आ रहे हैं। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, हम संवैधानिक भाषा में नहीं जाएं, जो कंट्रीब्यूशन है इस डायनेस्टी का, वो काबुल कंधार से लगाकर मेवाड़ की रक्षा करने का है। तो कुछ भावनाओं को भी हमारे को समझना पड़ता है। हम बहुत आगे नहीं जाते हैं लाखा सांगा तक, लेकिन ये है कि आपका देश की आजादी के समय जो सबसे पहले जो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं ना, तो लोकतंत्र के अंदर अपने रियासत का विलय करने वाले पहले महाराणा भोपाल सिंह जी थे। कोई लोकतंत्र सिखाने की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले विलय करने वाले महाराणा भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने साइन किया। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि इस पर बीएन पर महाराणा कब्जा करना चाहते हैं। महाराणा भोपाल सिंह जी ने किसी भी रियासत से 10 गुना अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी राज्य सरकार को दे दी थी, ताकि राज्य सरकार का काम सुचारू हो सके। आप किसी भी रियासत के अंदर देखना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं पे भी होगा, उदयपुर से 50 गुना लैंड और बिल्डिंग्स उनके पास में ज्यादा है। लेकिन महाराणा भोपाल सिंह जी ने यहाँ का सोचा कि भाई राज करना है और राज के लिए इन सभी चीजों की व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो महाराणा साहब इस इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना चाहेंगे? क्या सोच है आपकी? जो अपने सिद्धांतों पर इतना अडिग है कि जिसकी रियासत और जिनके पास में अपना हक था, उस हक तक भी वो जबरन नहीं पहुंचे, तो बीएन के अंदर जबरन कब्जा करवा के हमारे को बिठाएंगे? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, ये अरोड़ा जी बैठे हैं, एक इंस्टीट्यूशन कहां से कहां पहुंचनी चाहिए वो मैनेजमेंट का काम होता है। जब हम पढ़ते थे उस समय की क्या स्ट्रेंथ थी बीएन स्कूल की, और आज वहां पूरे स्कूल के अंदर 182-85 के आसपास स्टूडेंट है, और उस समय 1000 से ऊपर स्टूडेंट हुआ करते थे। तो किसकी गलती है ये? कौन देख रहा है? कौन पैसे उठा रहा है? क्यों उठा रहा है? क्या हम ये नहीं पूछ सकते हैं क्या? एक विषय जो आता है, जो बार बार हमारे पास में भी आ रहा है कि अब वो उन्होंने विषय ऐसा छोड़ दिया। मैं आपको कितने अखबार बता सकता हूं। आप लोकतंत्र का बात करते हैं, लोकतंत्र के पहरी हैं। आप ही के कितने ही अखबारों में महाराणा विश्वास सिंह, महाराणा महेंद्र सिंह लिखा हुआ आता है? नहीं आता है क्या? वो तो नहीं है, फिर भी आता है, फिर भी आप लिख रहे हो, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हो क्या? चित्तौड़ की राजगद्दी हुई है। ऐसा है कि सरकारें और संगठन या कानून हमारा कोई भी अधिकार और पद छीन सकता है, लेकिन जो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, वो कोई नहीं छीन सकता। इस डायनेस्टी के पीछे हमारी जो श्रद्धा है, इसलिए आज भी लोग महाराणा हजूर विश्वास सिंह जी कहेंगे। और मैं विशेष तौर पर, वैसे तो सामाजिक जीवन के अंदर अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए, घर में भी स्वयं रखना चाहिए, समाज में भी संयमित रखना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को तो ज्यादा संयमित रहना चाहिए।
क्योंकि एक व्यक्ति से राजनीति वालों का राज चला जाता है। इसलिए कृपा करके जो भी असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए ये है कि हम सभी संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए, और उसका उदाहरण भी आपने कुछ देख लिया होगा, कुछ लोग माफी मांग रहे हैं, कुछ मांगने वाले होंगे, क्योंकि महाराणा जैसा सरल व्यक्ति आपने स्वयं ने देखा होगा जो पूरे सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। और हम तो महाराणा कहेंगे ही, धारा कोई सी भी आए और जाए, वो हमारी निष्ठा का, हमारी श्रद्धा का सवाल है। लिखे नहीं लिखे कागजों में कुछ भी चलता रहेगा। और महाराणा के सम्मान पर अगर कोई आंच आएगी तो मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होगा ही होगा, सामने चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए। ये इस कमेटी के साथ साथ, क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है बार बार महाराणा साहब के नाम को लेके और उनके राइट्स को लेके, और क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ये तो हम बहुत ही संयमित हैं, वरना उनका जवाब उसी तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम संस्कारवान हैं, हमारे संस्कार मिले हुए हैं, और कृपा करके मैं सभी इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाएं, महाराणा के सम्मान पे नहीं जाएं। आपकी लड़ाई है, आप लड़ें। क्यों कि किसी भी संस्था के अंदर सेवा का कार्य जो होता है ना, वहां तक तो आपका सही रहता है। और किसी जैन संत ने कहा है कि किसी भी संगठन और संस्थान के अंदर अगर 2 टेन्योर होता है तब तक वो सही काम करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये अब सेवा नहीं है, अब ये सत्ता की लड़ाई हो चुकी है। उन्होंने सत्ता की लड़ाई मान लिया, इसको 20 साल से बैठे हुए हैं। तो उसके लिए जो षड्यंत्र करना पड़ता है वो किया है। आपको ये 54 सदस्य की लिस्ट देंगे हम, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की बहू, इससे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती है क्या? सभी का देख लीजिए आप, पुत्र पुत्री बहू, पुत्र पुत्री बहू, जिसकी उम्र 22 साल है, वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर निर्णय करने में भागीदार बनेगा क्या? तो उसके कारण से ये सब स्टार्ट हुआ कि कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जो 7 साल 10 15 15 17 17 साल से जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, ऐसे बहुत से ब्रिगेडियर हैं, जज है, कर्नल है, वाइस चांसलर है, उनको आपने रिजेक्ट करके सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने घर का, पहले तो परिवार के गांव के लेते थे, अब तो घर के मेंबर्स को लिया सीधा का सीधा कि 3 मेरे वोट हो गए, 5 मेरे वोट हो गए, एग्जीक्यूटिव बनना फिक्स हो गया और फिर बंदरबान चलती रहेगी। इसको हमारे को चैलेंज करना पड़ता है कि ये जो तरीका है सदस्यता आपने जो दी है ना, वो सरासर गलत है, और गलत है और इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और उसके अंदर हम सबका दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि इसके अंदर जो भी चीजें गलत व्याप्त है उसको जब तक जड़ से नष्ट नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। चेयरमैन साहब, आप एडोक कमेटी के चेयरमैन है, तो मोटे मोटी शॉर्ट में क्या मांगे हैं आप एडोक कमेटी के, आप थोड़ा सा बता दें इसको। चेयरमैन साहब बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं डॉक्टर युवराज सिंह झाला, मैंने बीएन कॉलेज में 37 वर्ष सेवाएं दी है और उसके अंतिम 13 वर्ष में मैं प्रिंसिपल रहा हूँ पीजी कॉलेज का। उससे पहले मैं 1957 से बीएन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और 14 साल तक ग्रेजुएशन मैंने वहीं की, प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक। तो 14 साल तो मैंने वहाँ पढ़ाई की, 37 साल मैंने वहाँ नौकरी की। इस तरह से मेरा इस कैंपस से 51 साल का संबंध रहा है। उसके बाद मैं विद्या प्रचारणी सभा का तो सदस्य हूँ, तो वो संबंध बना हुआ। अब मैं आपका ध्यान 2-3 बातों पर आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो बात है, जो ये विवाद चला है वो 54 सदस्य बनाने पर विवाद चला है। ये 54 सदस्य कौन है आपने वैसे बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा समय लूँगा, कृपया उस पर ध्यान दें। हमारे
जैसा बताया गया कि सबसे दो नाम के लिफाफे लिए गए, तो वो लिफाफों में क्या निकला वो आपको बताऊँ। ये डॉक्यूमेंट है और ऑन रिकॉर्ड है। हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं शिव सिंह सारंग देवर, जो विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं और वर्षों से विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी हैं, उन्होंने दो नाम दिए हैं, अपनी पुत्री मांजल सारंग देवर और उनके ससुर एकलिंग सिंह जाला। जो दरियाव सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने दो नाम दिए हैं, अपने पुत्र परमवीर सिंह और पुत्री रमा सिंह का। दूसरे उपाध्यक्ष हैं जबर सिंह, उन्होंने नाम दिए हैं अपने पुत्र महेंद्र सिंह सोलंकी और उनके निकट रिश्तेदार अर्जुन सिंह देशुरी का। मंत्री महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जो 2002 से मंत्री हैं, उन्होंने नाम दिया है अपने पुत्र डॉक्टर परीक्षित सिंह का और अपने भाई जो MLA साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो उनके महेंद्र सिंह के भाई हैं, उनकी पुत्री राजश्री राठौड़ का। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह ने नाम दिए हैं डॉक्टर छत्रपाल सिंह राठौड़, जो उनका पुत्र है, और श्याम सिंह चुंडावत, जो उनके रिश्तेदार हैं। वित्त मंत्री शक्ति सिंह राणावत ने अपने पुत्र मौर्यवीर सिंह और अपने छोटे भाई की बहू निर्मला कुमार राठौड़ का नाम दिया है। संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह जाला, उसने नाम दिया है अपने पुत्री राजलक्ष्मी और भाई हरिओम सिंह का। तो अगर ये आप देखें तो सभी हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। नाम दिए नहीं है, हो गए हैं मेंबर, उनके हिसाब से उन्होंने मेंबर बना दिए हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये कुल 40 मेंबर तो ऐसे बने हैं और फिर 14 मेंबर और बने हैं, और जो लास्ट में मेंबर बना वो मेरा नाम भी उन्होंने दिया है। मुझे नहीं पता, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, मेरा नाम कैसा आया। आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं विद्या प्रचारिणी सभा का 1975 में मेंबर था, लाइफ मेंबर। हमारे विधान में एक संशोधन किया गया कि जो सर्विस करेगा उसकी मेंबरशिप सस्पेंडेड रहेगी। तो मैं 2011 में जब रिटायर हुआ तो मेरी ऑटोमेटिकली मेंबरशिप आ जानी चाहिए थी। वो उन्होंने कतिपय कारणों से या मुझसे कोई खतरा महसूस करते हुए नहीं की, और इस साल जा कर के उन्होंने मेरी मेंबरशिप वापस की। तो इस मसले को चैलेंज किया गया कि मेंबरशिप का जो प्रोसीजर है वो गलत है। 500 से 700 मेंबरशिप एप्लीकेशंस पड़ी हुई है, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर जो हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन भी थी, उनको भी मेंबर नहीं बनाया गया क्योंकि वो उनके फेवर के वोटर नहीं। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूँगा प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष के अधिकारों का। किसी भी संस्था में अगर कोई अनियमितता हो रही है, कोई शिकायतें आ रही है, तो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष का क्या कर्तव्य है? क्या उन शिकायतों को शिकायत करने वाले की बात को मान लें? उसका निराकरण कैसे होगा, ये शिकायत सही है। इसी आधार पर उन्होंने ऑडिट का रास्ता चुना कि जो भी शिकायतें आ रही है ऑडिट को भेज दी जाए, और जो ऑडिटर वेरीफाई करेगा तो उसको सही मान लेंगे। उनकी पीड़ा ये थी कि उनके परदादा महाराणा भोपाल सिंह जी द्वारा स्थापित ये संस्था जो 104 वर्ष पुरानी हो गई है, इसलिए वो अच्छी चले। केवल उनका ये इंटरेस्ट है कि उनके परदादा का नाम और इनका नाम जुड़ा हुआ है संस्था से। संस्था का कोई लाभ महाराणा साहब नहीं लेते हैं, न कभी इतने वर्षों में लिया। अब जब बहुत शिकायतें आ गई तो और ये कोर्ट में चला गया, सब जुडिशियल केस हो गया 54 का, तो महाराणा साहब को ये कोर्ट ने अधिकार दिया कि आप सदन को स्थगित कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी होगा, स्थगित कर सकते हैं और चुनाव भी स्थगित कर सकते हैं। तो महाराणा साहब ने सोचा कि इनको वोट देने दें तो भी गलत है, नहीं देने देंगे तो भी गलत है, इसलिए जब तक निर्णय नहीं हो जाए चुनाव स्थगित किए जाए और तब तक ऑडिट कंप्लीट हो जाए, ताकि जितनी अनियमितता की शिकायतें हैं वो पूरी हो जाए। इसी आधार पर महाराणा साहब ने ऑडिट का आदेश दिया। मैं उस कमेटी में था, 2 महीने तक पूरा सहयोग नहीं मिला, और इस वजह से महाराणा साहब को मजबूर होकर के उस कमेटी को रिप्लेस करके नई कमेटी का आदेश देना पड़ा। अब मैं आपको एक उदाहरण से और बात कहूँगा। प्रजातंत्र में चुनाव ज़रूरी है, पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं,
नंबर गेम के आधार पर प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव कैबिनेट बन जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैबिनेट जो मनमाने डिसीजन, अगर मनमाने एक्ट बनाएगी, रूल्स बनाएंगे, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके तब भी वो नहीं माने, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो न्यायालय स्वयं पहल करके उनकी विवेचना करता है और उस डिसीजन को, पार्लियामेंट द्वारा पास डिसीजन को भी रोकने का अधिकार रखता है। तो हमारे यहाँ पर महाराणा जो प्रधान संरक्षक है, वो पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय की हैसियत भी रखते हैं और अध्यक्ष की हैसियत भी रखते हैं। और उन्हीं अधिकारों के तहत उन्होंने संस्था हित में ये कदम उठाया है, जिसे कुछ अज्ञानी लोगों ने 42 अमेंडमेंट फलाना ढिकना महाराणा होते हैं ये बात कह करके उसको चैलेंज किया है। महाराणा लीगल टाइटल हो या ना हो, यह हमारी आस्था का, आप सबकी आस्था का, मेवाड़ की आस्था का सवाल है, जिसे समाज रिकॉग्नाइज करता है। आज भी जो मंत्री महोदय, प्रधान महोदय, कलेक्टर महोदय रिटायर हो जाते हैं तो भी उन्हें मंत्री से संबोधित करते हैं। तो महाराणा सबके लिए है, पूजनीय है, आदरणीय है। उनके लिए कुछ कतिपय लोगों ने बड़े अपशब्द और उटपटांग बातें की, उसकी हम सब लोग भर्त्सना करते हैं और उनका विरोध जारी रहेगा। महाराणा साहब के आदेश की पालना में हम लोग वहाँ बैठे हैं। जब तक न्यायालय का आदेश आए या प्रशासन हमारे मदद करे, हम संस्थान की सभी बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से हम वहाँ पर कार्य करेंगे, जैसा कि महाराणा साहब का आदेश है। दूसरे का आपस में विश्वास, सौहार्द और महाराणा साहब का रेस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद में 1950 के बाद में जो संविधान बना, उस वक्त हमारी प्राइमरी स्कूल थी, हायर सेकेंडरी स्कूल थी, इंटर कॉलेज के बाद में बना 54 में बना। तो ये इकाइयाँ थी, तो उसी अनुसार संविधान था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी ये इकाइयाँ बढ़ती गई, एक्सपेंशन होता गया, तो 1972 अप्रैल 1972 में एक कार्यवाहक अध्यक्ष का पद सृजित किया गया, महाराणा साहब के शक्तियों को कम करने के लिए। अब उसमें जो पहले संविधान था, उसमें ये सब कुछ क्लियर मेंशन था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्यकारिणी की जो भी उसमें होगी, निर्णय होंगे, वो पहले महाराणा साहब को देंगे प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष के रूप में बताए जाएंगे और उसके बाद में निर्णय लिए जाएंगे। तो ये अप्रैल 1972 में इस संविधान में संशोधन करके एक कार्यवाहक अध्यक्ष का पद उन्होंने सृजित किया। अब वो कार्यवाहक अध्यक्ष का जो पद सृजित किया गया, वो कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं, सभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं। सभा के अध्यक्ष तो आज भी इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रधान संरक्षक हैं श्री जी महाराणा विश्वनाथ सिंह जी, या उससे पहले लेट महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी। क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत इटसेल्फ क्लियर है अपने आप में। चैप्टर 2 में लिखा है विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष श्री जी हुजूर महाराणा साहब होंगे, ये क्लियर लिखा है, आप देख लीजिएगा कॉपी। देन नेक्स्ट चैप्टर 3 में क्लियर किया है कि इस सभा के अंतर्गत एक कार्य समिति होगी, जो कार्य समिति कार्यकारिणी के रूप में काम करेगी। उस कार्य समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा। तो मेरा आपसे बिल्कुल क्लियरली, आप संविधान के चैप्टर 2 और 3 को पढ़ लें, क्लियरली ये शो करता है, क्लियरली ये कहता है कि इस विद्या प्रचारिणी सभा का अगर कोई अध्यक्ष है तो वो महाराणा साहब है। ये क्लियर। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, केवल एजम्पशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपकी शंका सही हो सकती है। बीएन संस्थान की कुछ जमीन 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर से ज़्यादा शिकारवाड़ी में स्थित है। वही तो बात थी, वही पूछना। संभवतः उसके आधार पर उनका इन्वॉल्वमेंट हो तो हो सकता है। आई हैव नो प्रूफ विद मी।